सुप्रभात विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आपके समक्ष बीए तृतीय वर्ष की जो प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई है उसके शिक्षण बिंदु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना संध्या सुंदरी को लेकर उपस्थित हूँ। आपने संध्या सुंदरी कविता के 2 पद पहले भी पढ़ रखे हैं और हम उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि संध्या रूपी जो सुंदरी है उसके आगमन पर, उसके आकाश से धरती पर आने से चारों ओर केवल एक अव्यक्त शब्द चुप चुप चुप, अर्थात चारों तरफ चुप्पी या शांति छाई हुई है। इसके अलावा कोई शब्द वहाँ पर गूंजता नहीं है। उससे अगली पंक्तियाँ जो है उसके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। क्या कह रहे हैं कवि संध्या रूपी सुंदरी का वर्णन करते हुए कि व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस आमल कमलिनी दल में। कवि ने संध्या काल का अत्यंत ही यथार्थ चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और यह बताया है कि जब संध्या रूपी सुंदरी आकाश मार्ग से धरती पर अवतरित होती है, धरती पर आती है, तो वह संपूर्ण उसका जो अंधेरा है, उसके जो अंधेरे की चादर है, वह संपूर्ण व्योम मंडल में पूरे ही पृथ्वी लोक पर छा जाती है, जगती तल में, जगत के तल में छा जाती है। और वह संध्या रूपी सुंदरी कहाँ आकर विश्राम करती है, कहाँ आकर सोती है? देखिए, सोती शांत सरोवर पर, अत्यंत शांत जो सरोवर है जिसमें कोई हलचल नहीं है, चारों तरफ शांति छाई हुई है, उस अमल कमलिनी दल में। कवि कहता है कि संध्या की वह चादर या संध्या का वह जो आवरण है वह इस समूचे पृथ्वी लोक पर आच्छादित हो जाता है और धरती से आकाश तक धीरे धीरे संध्या का झिलमिल जो अंधेरा है वह छाने लगता है। इसलिए कवि कहता है कि चुपचाप संध्या का जो प्रभाव है इस धरती पर शांत सरोवर में और शांत सरोवर में उस स्वच्छ कमलिनी दल पर छा जाता है। और कहाँ छा जाता? देखिए, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में। साथ ही कवि कहता है कि सौंदर्य के गर्व से जो चूर है, जो सौंदर्य गर्विता सरिता जो नदी है, उस नदी के भी अति विस्तृत वक्ष स्थल में, उसका जो विशाल विस्तृत पटल है, उसका जो वक्ष स्थल है, अर्थात उस संपूर्ण नदी पर भी उस संध्या रूपी जो सुंदरी है उसका अंधेरा, उसका आवरण है, वह छा जाता है और वहाँ आकर वो विश्राम करती है। आगे कवि क्या कह रहे हैं? देखिए कि धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। इसके साथ ही कवि कहते हैं कि यही नहीं, धीर और वीर गंभीर जो अटल और अचल हिमालय है उसके शिखरों पर संध्या का साम्राज्य छा जाता है। उसके साथ ही उताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में। कवि कहते हैं कि यहाँ तक जहाँ भी दृष्टि पड़ती है उधर संध्या का वातावरण गंभीरता को सूचित करता है और सागर से उठने वाली जो प्रलयकालीन ऊंची ऊंची तरंगे हैं और उन लहरों के घनघोर गर्जना पर भी संध्या का वातावरण चारों तरफ हमें परिलक्षित होता है। इसीलिए कवि कहता है उताल तरंगाघात में और प्रलय घन गर्जन, प्रलय में और घनों की गर्जन में, बादलों की तेज गर्जन में, बादलों के समान जो गर्जन होती है उसमें, जल्दी प्रबल में, जल्दी सागर के प्रबलता में जो प्रबल लहरें हैं, तरंगे हैं, उनमें भी चारों तरफ संध्या का वातावरण हमें दिखाई देता है। और अंत में कवि क्या कह रहे हैं? देखिए कि क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। इस प्रकार से कवि कहता है कि जो संध्या का अव्यक्त जो शब्द है चुप चुप,
उसका जो स्वर है वह क्षिति पृथ्वी पर अर्थात थल पर, जल जल में, नभ में आकाश में, और यहाँ तक कि अनिल अनल में अर्थात हवा और आग पर भी चारों ओर गूंजता हुआ पड़ता है या गूंजता हुआ दिखाई देता है। अभिप्राय यह है कि कवि ने इस संपूर्ण जगत का सिंहावलोकन करते हुए चारों तरफ आच्छादित संध्या के अंधकार का बड़ा ही सहज और स्वाभाविक जो चित्रण है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी जो वर्णन कुशलता है वह हमें दिखाई है। संध्या सुंदरी का चुपचाप आगमन एवं जड़ चेतन जो प्रकृति है उस पर पड़े प्रभाव का भी सुंदर चित्रण उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यदि भाषा की बात करें तो भाषा ओज गुण प्रधान और लाक्षणिक। अब हम इस कविता की अगली पद और इस कविता की अंतिम पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कवि कि और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि कवि ने संध्या समय में जो चारों तरफ व्याप्त चुप्पी है उसका वर्णन करते हुए कल्पना की है कि चारों तरफ धरती, आकाश, सरिता, सर, गिरी, कानन, यहाँ तक कि हवा, पानी और आग में भी चारों तरफ चुप्पी का स्वर है वो गूंज रहा है। ऐसे में जब थके हुए प्राणी अपने अपने घरों को संध्या काल के समय लौटते हैं तो संध्या काल है वह एक माँ की तरह अपनी गोद में सुलाकर उन्हें पुचकारती है, थपकियाँ देती है। तो कवि ने संध्या काल का यथा तथ्य चित्रण करते हुए कहा है कि और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहती आती। संध्या काल को एक नदी के समान बताया है और मदिरा की नदी के समान बताते हुए कवि कहता है कि वह जो थके हुए जीव हैं, प्राणी हैं, उनको सस्नेह प्रेम के साथ प्याला एक पिलाती और एक मदिरा का प्याला पिलाती है, विश्राम का प्याला पिलाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि सभी मनुष्य जब दिन भर के कामकाज से अपने अपने घरों को लौटते हैं तो मानो वह विश्राम की मदिरा है प्रवाहित करती हुई इन थके हुए प्राणियों को आनंदित कर देती है। अर्थात संध्या का वो जो क्षण है वो एक प्याले के समान है, विश्राम की अनुभूति मदिरा के समान है तथा उसे प्राप्त होने वाले आनंद की जो प्राप्ति है वह किसी भी मादक नशे से कम नहीं होती है। इसीलिए उसे एक मदिरा की नदी के समान बताया है। आगे कवि क्या कहते हैं कि सुलाती उन्हें अंग पर अपने दिखलाती, फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। अर्थात कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में नवीन कल्पना का आभास देते हुए संध्या को माँ का रूपक दिया है। थका मांदा व्यक्ति नींद की गोद में सोकर अगणित मीठे सपने देखता है। कहने का तात्पर्य है कि वह संध्या रूपी सुंदरी उन्हें अपने अंक में अर्थात गोद में सुलाती है और फिर अगणित मीठे मीठे सपने भी दिखलाती है। अंत में कवि कह रहा है कि अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अर्थात कवि कहता है कि जब अर्धरात्रि के समय सारा जगत जब निश्चलता में डूब जाता है उस समय कवियों का काव्य प्रेम है वह उमड़ने लगता है। उनके विरह व्याकुल कमनीय कंठ से अपने आप प्रेम का जो विरह गीत है, वियाग है, वो फूट पड़ता है। आशय यह है कि कवि हृदय है वो अर्धरात्रि को जागता है क्योंकि काव्य निर्माण के लिए वह शांत वातावरण उन्हें अपने अनुकूल प्रतीत होता है। इसीलिए कवि कहता है कि कवि का उस समय अर्धरात्रि के समय अनुराग बढ़ जाता है
और विरहाकुल कमनीय कंठ से उसका जो कमनीय कंठ है, जो विरह से व्याकुल है, उससे अपने आप ही एक विहाग या विरह राग है वो फूट पड़ता है, निकल पड़ता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, प्रस्तुत पंक्तियों में संध्या काल को माँ के समान सिद्ध करके कवि ने वात्सल्य रस की अनुभूति करवा दी है। संपूर्ण पद में देखें तो रूपक अलंकार है। यदि भाषा की बात करें तो भाषा लाक्षणिक व मुहावरेदार। इस प्रकार से आपने देखा कि कवि ने संध्या रूपी जो सुंदरी है, संध्या काल का समय जो होता है, उसकी जो सुंदरता है, उसको एक संध्या सुंदरी के रूप में, सुंदरी का रूपक देके अत्यंत ही चित्त आकर्षक व मनोहारी शब्दों में अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार से यह निराला जी की एक अन्य कविता संध्या सुंदरी थी और यह यही समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। अगले कालांश में हम उनकी अन्य रचना के बारे में अध्ययन करेंगे।